अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फाइंड f of 1, तो क्या वैल्यू होगी? 1/3 plus 1/2. 1/3 प्लस 1/2 प्लस c, मतलब यहाँ पे 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और 1 में कुछ भी पावर करो तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये क्वेश्चन है, अब वो यहाँ पे बोलेगा, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर देते हैं हम। वो अब ये बोल रहा है इफ f of 1 is equal to 2, ठीक है, इफ f of 1 की जगह 0 ले लेते हैं, f of 0 is equal to 2, फाइंड c। इसका मतलब है वो कह रहा है जो भी आंसर है आपका इंटीग्रेशन का, अगर उसमें आप f of 0 कर दो, f of 0 का क्या मतलब है? X की वैल्यू 0. x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपको आंसर मिल रहा है 2, तो हम वो 0 पुट करके देखते हैं। तो f की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करी, हमारे पास आएगा 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 2, और ये कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 2, तो बताओ कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. 2 हो जाएगी। यहाँ से ये 0 आ गया टर्म, ये भी 0 टर्म आ गई, तो c इक्वल्स टू 2 आ जाएगी। तो अब आप क्या लिख सकते हो, हमारा आंसर कैसे चेंज हो जाएगा, जहाँ fx था वहां पे आप c की जगह 2 भी लगा सकते हो। समझ आया है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो एक और सिमिलर क्वेश्चन देती हूँ मैं, उसमें ट्राई करना। मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ x की पावर -5, जो -5 हटा देते हैं, -2 करते हैं, x की पावर -2 प्लस 5 x की पावर 1, और अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेट fx dx विच इज इक्वल टू, मान लेते हैं gx, कि आपने इंटीग्रेशन किया इस फंक्शन का और आपको कुछ आंसर मिल रहा है g विच इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब आपका जो भी आंसर आ रहा है उसकी अगर मैं वैल्यू 2 पे देखूं तो वो वैल्यू 0 है, तो फाइंड c। पहले मेरे को ये बताओ कि इंटीग्रेशन यहाँ पे इस फंक्शन का करना है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 4x के बाद -1. 4x की पावर -1, और डिनोमिनेटर में -1। यहाँ पे 4x की पावर -2 था, अगर इस पूरे का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास आएगा -2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी यही सेम चीज -2 प्लस 1। ऐसे ही सेकेंड टर्म में करते हैं, 5x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया, x की पावर -1 अपॉन -1, उसको मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, है ना। डिनोमिनेटर वाले -1 को मैं ऊपर लगा सकती हूँ 4 के साथ। ऐसे ही सेकेंड वाली टर्म में 5x² अपॉन 2 आ गया, और इसमें एक c भी ऐड होगा। अब क्या करें? X की वैल्यू 2 पुट. बाकी सब लोग सो गए? दोनों. और नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज बता देना, ये आप लोग को हेल्प करेगा आगे। अभी तो नहीं आएंगे क्वेश्चंस, पर क्योंकि हो चुके आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया है, मैं सोच रही कुछ एक्स्ट्रा भी करवा दूं। तो यहाँ पे आप x की जगह आप 2 पुट करोगे, क्योंकि इसी आंसर को वो बोल रहे हैं gx, क्योंकि इस आंसर में भी कहीं ना कहीं x आ रहा है, और उन x की जगह में 2 पुट करूं तो आंसर 0 आएगा। तो 2 पुट करके देखते हैं, -4 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और इसका आंसर है 0। अब मेरे को कैलकुलेट करके बताओ c की वैल्यू क्या आएगी? 8. ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो। 8 आंसर इनकरेक्ट है, कुछ हल्की सी गड़बड़ है। -8.
-8 आएगी। वेरी गुड। किसने बोला? करेक्ट सूरज। -8 आएगा। यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आया -2, और यहां से अगर आप करोगे इस 2 से 2 की पावर 2 कैंसिल हो गया, बचा गया 5 2 10 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 8 प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू -8। क्लियर है सबको ये? मैम अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक कर्व है और ये कर्व बना हुआ है, यहाँ पे fx बना है, यहाँ पे x बना है, एंड fx इज इक्वल टू x³ प्लस 3। और अब मैं यहाँ पे बोलूं फाइंड द एरिया व्हेन x इक्वल्स टू 0 to 2, कि x की वैल्यू जब 0 से 2 तक है तो एरिया बताओ इस कर्व के नीचे। तो कैसे करेंगे? एरिया के लिए क्या निकालेंगे? बताओ, एरिया के लिए क्या निकालेंगे? मैंने बताया था। अच्छा ये चलो, डेरिवेटिव निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किसका करना है यहाँ पे? x³ प्लस 3 x³ प्लस 3 का करना है। एक ही फंक्शन है हमारे पास, उसी का इंटीग्रेट करेंगे, वही बदल रहा है बार बार। और x इक्वल टू 0 से 2 का क्या करेंगे? वो किस काम का है? x इक्वल टू 0 से 2 वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? लिमिट्स की वैल्यू, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है। यहाँ पे लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट हो गई 2। तो अब आप लोग ये कह रहे हो कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x³ प्लस 3 का मेरे को इंटीग्रेशन करना है। और कौन से वेरिएबल के उसमें करूँ इंटीग्रेशन? जो चीज बदल रही है उसी के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ x बदल रहा है तो x के ही उसमें करेंगे, और लिमिट्स है 0 से 2। तो अब बताओ सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? अगर आप पावर निकालो, पहले बेसिक इंटीग्रेशन वाली टर्म बताओ क्या आएगी? x³/4 प्लस 3x। जितांश आपकी भी सेम आ रही है? बाकी लोगों की भी सेम आ गई टर्म, कि हमारे पास 3 + 1 पावर हो गई 4, और वही सेम पावर डिनोमिनेटर में लिख दी। फिर यहाँ पे 3 के साथ तो x था ही नहीं, तो मेरे पास आ गया 3x। अब क्या करूं मैं? वैल्यू पुट करनी है 2 की और 0 की। यहाँ पे पहले हम लिमिट लगाते हैं हमेशा। ठीक है। सेकंड स्टेप में जब आपने इंटीग्रेशन निकाल लिया, आप सेकंड स्टेप में तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो उस स्टेप में आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स को राइट साइड में लिखोगे। अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। x³ प्लस 3x और लिमिट है 0 से 2। तो अब बताओ। अब सौरभ आप नहीं बोलोगे, सबसे पहले देखते हैं कोई और बोलता है, अदरवाइज आप आंसर देना। अब सबसे पहले क्या करें, कौन सी वैल्यू डालें? 0। मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे कुणाल? मैम 2। हाँ, तो पहले 2 डालोगे फिर 0 डालोगे। तो अगर आपने 2 डाला तो 2⁴/4 प्लस 3 इंटू 2। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या माइनस करना है? इसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। हाँ, मतलब 0 पुट करेंगे और उससे वैल्यू देखते हैं। 0⁴/4 प्लस 3 इंटू 0। तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई। अब 2⁴ कैसे निकालते हैं? 16
16. 16 टू को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 आ गई 16। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म से आंसर है 16/4 प्लस 6। आंसर कितना हो गया? 10 10. 10। और इसमें सी मैंने ऐड कर दिया हर जगह। अब मैं आपको बोल रही हूं कि एट x इक्वल्स टू, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ये करेक्शन बताती हूँ। ये जो सी होता है ना, ये आपको डेफिनेट वाले में लगाने की जरूरत नहीं होती, और उसका रीजन मैं यहाँ नीचे बता रही हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखो कि जब x की वैल्यू 2 है तो हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर फॉर एग्जांपल 0 आ रहा है, पर आपने ऑलरेडी पूरा इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके। आप कहीं x में पुट कर ही नहीं सकते हो। क्या आप कर सकते हो यहाँ पे? जब आपने x की जगह यहाँ लिमिट ही लगा दी 0 और 2, तो x आपने खत्म कर दिया है। तो इस केस में एक्चुअली क्या हुआ, कोई वेरिएबल ही नहीं बचा है, और अब 2 पॉइंट्स के डिफरेंस देख रहे हो। तो मान लो जैसे यहाँ पे पॉइंट है, उस पे आंसर आ रहा था x, और आपने इसमें c लगा दिया। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे आंसर आ रहा था मान लो 2x, और इसमें भी c लगा दिया। ठीक है कि c टर्म मिसिंग थी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो c तो हट ही जाएगा ना, ये बात। यस मैम। ठीक है, तो इसके आंसर में आपको सी लगाने की जरूरत नहीं है जब आप डेफिनेट इंटीग्रल करोगे। पर अगर आप इनडेफिनेट कर रहे हो तो आपको ये सी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको देखना पड़ेगा क्या है। और इस सी का फिजिकल मीनिंग बताती हूँ कि होता क्या ग्राफ में। अगर आपके पास कोई ग्राफ है एक्स स्क्वायर, और आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो फ्रॉम 2 से 4, ठीक है, और लिमिट्स भी नहीं लगाते, हमने यहाँ पे लिमिट्स हटा दी और अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का आ गया x³ प्लस सी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, अब ma'am. मैं yes ma'am Yes, ma'am. इंटीग्रेशन का जो आंसर आया है इसको मैं बोल रही हूँ fx, और इस fx में अगर मैं ऐसे कर दूं कि f at 0 इज इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो आप क्या करोगे, x की जगह 0 पुट कर दोगे। तो पुट करते हमारे पास आया 0³ प्लस c विच इज इक्वल टू 2। मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर ये ग्राफिकली समझो तो स्क्वायर, अगर आप कोई भी रैंडम, अभी ऐसे मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, मान लो कि स्ट्रेट लाइन ये इस इंटीग्रेशन के आंसर को रिप्रेजेंट कर लिया। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी, तब आपके फॉर्मूले के हिसाब से आंसर 0 होना चाहिए था, पर एक्चुअली में हमें आंसर 2 मिल रहा है। तो ग्राफ कुछ पॉइंट से आगे खिसका हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमें कांस्टेंट ऐड करते हैं हर टर्म में, कि हर टर्म का जो भी आंसर आ रहा है वो थोड़ा आगे जाके उसमें वैल्यू ऐड होती चली गई। बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. इस सी का मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ, वैसे तो अगर मैं फॉर्मूले से देखूं तो 0 पे 0 वैल्यू होनी चाहिए, पर 0 पे 0 नहीं है, हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होके उससे कुछ डिस्टेंस आगे स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डेरिवेटिव का करते हैं, x³ प्लस 5x⁻⁻6, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। मैं इसको लिख रही हूँ f(x) फाइंड f'(1), 1 भी नहीं -1 है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? अगर मैंने लिखा है f'-1, Derivative. डैश लगा दिया है तो मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फाइंड करो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका। 12x² minus X square. 30 x⁻⁻7 माइनस सेकेंड वाली टर्म x की पावर क्या आ रही है? -7 Minus 11.
-7 आएगी सेकंड वाली टर्म में पावर, यहाँ से ये पावर आगे गई तो हो गया 12, और एक पावर डिक्रीज हुई तो 3 - 1 आ गया 2। पर सेकंड वाले केस में नेगेटिव है -6, वो सामने आएगा तो हो गया हमारा -30, और एक और पावर डिक्रीज हो गई तो मेरे पास आ गया 12x² -30 और x की पावर -7। अब क्या करूं मैं? वैल्यू माइनस x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो बताओ मेरे को वैल्यू क्या आएगी अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ? +30 क्या बोल रहे हो कुलभूषण? आयुष आपने क्या बोला? 42 करेक्ट। जिसने 42 बोला उसका आंसर करेक्ट है, देख लेते हैं। यहाँ पे 12 था -1 का स्क्वायर, तो जैसे ही स्क्वायर लग गया वो माइनस साइन तो खत्म ही कर देगा। फिर इधर आया -1 की पावर -7। फर्स्ट वाली टर्म ने -1 का स्क्वायर किया तो बन गया +1। पर सेकंड वाली टर्म में क्या हुआ, हमारे पास -30 तो था, अब ये -1 की पावर एक ऑड नंबर है, मतलब स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये कुछ ऑड नंबर है। तो जब हम ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन को तो आंसर नेगेटिव ही मिलता है। तो यहाँ पे आ गया -1, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 42। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. पक्का क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। अब मैं Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं डेरिवेटिव की टर्म्स में बताना? dx/dt। dx/dt, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके यूज कैसे होगा ये वाले डेरिवेटिव का फॉर्मूला या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। वेलोसिटी का आपने लिखा dx/dt। अब अगर मैं बोल रही हूँ इफ अ पार्टिकल इज मूविंग with distance given by x equals to 8t² plus 5t, और अब मैं बोल रही हूँ फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t equals to 2 सेकेंड, कि जब वेलोसिटी बतानी है जब टाइम क्या है 2 सेकेंड्स, तो इस केस में आप डेरिवेटिव यूज करोगे। आपके पास डिस्टेंस है, अब आपको ये पता है कि अगर आप डिस्टेंस का डेरिवेटिव करोगे t के साथ तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। यहां तक समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करी ताकि अभी आप रिलेट कर पाओ बात के लिए। तो dx/dt अगर मैं निकाल दूंगी तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब बताओ डेरिवेट करके क्या आएगी वैल्यू? 16t + 5। 16t. करेक्ट, 16t, और सेकेंड वाली टर्म में से बस 5 रह गया। अब उसने ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था वेलोसिटी जब टाइम कितना है 2 सेकेंड से, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी तब? 37। 37. 37। बस t की जगह 2 पुट करोगे, वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 2, 16 2 + 5 37। अब इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज कर देती हूँ, इसके बाद वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो बोलेगा वेलोसिटी भी निकालनी है 2 सेकेंड्स पे और एक्सेलरेशन भी निकालना है 2 सेकेंड्स पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। dt। मतलब ये जो भी आंसर आया था, अब आप किसका डेरिवेट करोगे, मतलब d/dt ऑफ 16t + 5, क्योंकि हमारी वेलोसिटी तो ये थी, तो इससे आंसर क्या आएगा? 16 आ जाए। तो अब क्या इस टाइम का कोई फायदा है 2 सेकेंड्स का? No, ma'am. वाले क्वेश्चन में टाइम का कोई फायदा नहीं है, अगर आप 2 लोगे 4 लोगे 100 लोगे, हमें फिक्स एक्सेलरेशन मिल रहा है 16। समझ आया सबको क्या क्या इस क्वेश्चन में? Yes, ma'am. अब वो एक तो एक टाइप का क्वेश्चन है कि हमने डेरिवेटिव्स किया, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे।
तो इंटीग्रेशन के लिए वो हमें एक्सेलरेशन देगा 8t प्लस 5t²। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन लिया 8t प्लस 5t⁴ और अब वो बोल रहा है वेलोसिटी निकालो। तो अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन था? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt, यही था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसने कहा कि जब टाइम 0 है तो आपकी वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब टाइम 2 है तब क्या वेलोसिटी है ये हमें बताना है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। मैं इस dt को लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, तो मेरे पास आएगा a इंटू डी टी विच इज इक्वल टू d। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब जैसे ही दोनों साइड d लग गया और उसके साथ में एक वेरिएबल है, अब मैं दोनों साइड से इंटीग्रेट कर सकती हूँ। अगर कभी भी आपके पास ये आएगा ना ds इक्वल्स टू 4 और फिर आप इंटीग्रेशन करोगे, गलत हो जाएगा। आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों साइड में d लगा होना चाहिए। अब यहाँ पे t का इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि d के साथ t लगा हुआ है, इधर v का हो रहा है क्योंकि d के साथ v लगा हुआ है। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे लिमिट्स लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट। जैसे लेफ्ट साइड में क्या हमारे पास टाइम है, तो टाइम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0. है ना? और उसी स्टार्टिंग वैल्यू पे जो भी वेलोसिटी की वैल्यू है वो हम वेलोसिटी की लोअर लिमिट कर देंगे। क्या है वेलोसिटी की लोअर वैल्यू? 0। यहाँ पे बोला है अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। अब हमारे पास जो फाइनल टाइम है, मतलब जिसपे हमें कैलकुलेट करना है, वो कितना है? 2। तो मतलब मेरी अपर लिमिट हो जाएगी 2, और राइट साइड की मेरे को अपर लिमिट ही कैलकुलेट करनी है कि क्या वैल्यू होगी इस v की। क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मैंने a की जगह वैल्यू रखी 8t प्लस 5t² इंटू dt, और इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करके बताओ मेरे को बिना लिमिट्स के अभी क्या टर्म आएगी? Four t² plus 5t³ / 3. करेक्ट, पहली वाली टर्म से आ गया हमारे पास 4t², 8t² / 2 आएगा, जो डिनोमिनेटर में 2 था उसने 8 को कैंसिल कर दिया तो 4 हो गया। सेकेंड वाली टर्म में हमारे पास आएगा 5t³ / 3। अब ये जो लिमिट थी ये मैं लगा सकती हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट? No. No, ma'am. और ये जो राइट साइड में इंटीग्रेशन हुआ उसका क्या आंसर आएगा? मैंने बताया था जब हमारे पास x नहीं होता है तब भी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं हमें आंसर में x मिल जाता है। तो यहाँ पे dv और यहाँ पे 1 है, तो आंसर में क्या मिलेगा? V. v मिल जाएगा। बाकी लोगों को समझ आया है या नहीं आया v कैसे आएगा? देखो यहाँ पे 1 लगा हुआ है मतलब v की पावर 0 है, तो v की पावर 0 में मेरे को पावर एक ऐड करनी पड़ेगी, 0 + 1 हो गया, मतलब v की पावर 1 आ गया और डिवाइड बाय 1। समझ आया सबको? Yes, Yes, ma'am. तो मेरे पास सिर्फ v रह गया डिवाइड बाय 1, और इसकी लिमिट है 0 से v। अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं। जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे हमारे पास लेफ्ट साइड वाले में हम पहले 2 पुट करते हैं, तो आ गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3, और 0 वाली टर्म्स तो सारी 0 ही हो जाएंगी तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब राइट साइड में जब आप पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी बताओ?
V बाकी लोग भी बताओ, राइट साइड में अगर आप पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके हिसाब से? V v। हमारे पास क्या है यहाँ पे, जब आप लिमिट्स है मेरे पास v और 0, हम इंटीग्रेशन कर रहे थे v का ही, तो v की जगह ही वैल्यू पुट करोगे। चाहे पहले से v लिखा हुआ है, दोनों वेरिएबल सेम है, पर आपको उसी की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने ऊपर वाला v पुट किया तो आपके पास v आ गया, फिर लोअर लिमिट पुट करी तो आपके पास -0 आ गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपको जो चाहिए था वही आपने निकाल लिया कि वेलोसिटी जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन से। किसी को देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमारे पास एक्सेलरेशन था तो हमने फॉर्मूला देखा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया। फिर उसने क्वेश्चन में बोला है कि जब टाइम 0 था, मतलब टाइम जब स्टार्ट हुआ, तो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी भी 0 है। फिर जब टाइम को हमने 2 किया तो वेलोसिटी बताने की, वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने यहाँ पे इधर हमने इस dv को लेफ्ट साइड ले गए dt को। अब जैसे ही दोनों साइड d वाली टर्म्स आ गई, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगा देते हैं, जैसे स्टार्टिंग वैल्यू टाइम की है 0 और उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। फिर अपर वैल्यू लगा दी मैंने 2 और उस टाइम पे जो वेलोसिटी निकालनी है उसको मैंने v ही लिख दिया। अब मैंने एक्सेलरेशन की जगह जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो पुट कर दिया 8t + 5t स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन किया, तो मेरे पास टर्म आ जाएगी 4t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब अपॉन 3 और दोनों लिमिट्स राइट साइड में लिखी हुई हैं। ऐसे ही जो राइट साइड में टर्म था मेरे पास dv मल्टीप्लाइड विद 1, मतलब वहां पे v है ही नहीं, मतलब v की पावर 0 है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1। मेरे को आंसर में v मिल गया और वही सेम लिमिट्स मैंने फिर से राइट साइड में लिख दी 0 से v। फिर मैंने लिमिट पुट करी तो 0 वाली टर्म तो 0 ही हो गई सारी और हमारे पास वेलोसिटी आ गई। क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे आप लोग यूज करोगे कि आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दे रखा होगा तो वेलोसिटी निकालोगे। अब यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लोगे तो आप ऐसे डिस्टेंस का भी निकाल सकते हो। इसको फिर से इंटीग्रेट करके अब मैं सिर्फ डेरिवेटिव का क्वेश्चन देती हूँ, चेन रूल पे बेस्ड। कॉस चेन रूल याद है, एक के बाद अंदर जो आ रहा है उसका इंटीग्रेशन करते जाना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूलेस लिख देती हूँ कि अच्छा सॉरी डेरिवेटिव करते जाना है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? Minus sin x. Yes. माइनस साइन एक्स। One और एक्स की पावर एन का and x n minus 1. 3x. एन एक्स n-1 और साइन का हो जाएगा कॉस। तो अब ये वाली ऊपर एक टर्म है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। मैं 1 मिनट देखती हूँ, आप ट्राई करो फिर आंसर रीचेक करेंगे। जैसे किसी का हो जाए हैंड रेस कर देना। कुलभूषण, मैंने आपका मैसेज जस्ट अभी देखा, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। करा किसी ने ट्राई? सौरभ ने कर लिया है। दो, चाहे आपका आंसर कुछ भी आ रहा हो, आप बस ट्राई करो, मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगी, फिर कंपेयर करना आंसर कि आपने क्या मिस्टेक करी। ओके, शिवम ने भी ट्राई कर लिया है। अब 2 स्टूडेंट्स ने ट्राई करा, एक बार देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बाहर है कॉस का फंक्शन,
तो हम कॉस का डेरिवेटिव करेंगे। कॉस का जैसे ही किया हमारे पास आ जाएगा साइन, और एंगल को नहीं बदलना है तो एंगल सेम ही रहेगा, x की पावर 3 sin x। अब हमारे पास कॉस के अंदर लगा हुआ है x की पावर n, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। x की पावर n क्या कहता है, जो भी पावर है उसको सामने रखो और एक पावर डिक्रीज कर दो। तो ये भी मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना भी हो गया। अब पर इस पावर में भी कुछ अलग चीज लगी हुई थी, 3 sin x, तो उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। उसका जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 cos x। क्लियर है सबको? यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में माइनस साइन नहीं लगाया था, अब लगा दिया है, और इन सारी टर्म्स को हमने बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब बोलो किस किस का आंसर मैच हुआ? मैच हुआ। मैच हो गया। मैच। यस मैम। यस मैम। तो बस एक के अंदर जो फंक्शन था उसका करते गए हम लोग, और कुछ भी नहीं किया। अब मैं ऐसे ही करवाती हूँ आपको। अगर मेरे पास है, अच्छा tan का डेरिवेटिव क्या होता है? Secant square x. Secant square x. सेकेंड स्क्वायर एक्स, करेक्ट। tan अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। फिर से ट्राई करो सब लोग, जिस जिसका होता जाए वो एंगेस कर देगा। Okay. अब जैसे ही हमने यहाँ पे tan रूट एक्स लिया, अच्छा अभी सिर्फ सौरभ का ही हुआ है, ठीक है, आप लोग ट्राई करो। बाहर tan है और अंदर रूट एक्स है। मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, और x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। सिर्फ सौरभ का ही हुआ? अच्छा गीतांश ने भी कर लिया है। शिवम नहीं हुआ आपसे? ट्राई किया आपने? आज कुलभूषण स्ट्राइक पे, वो नहीं बोलेगा। और ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास बाहर लगा हुआ है tan, तो tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर रखेंगे, तो हमारे पास सेम फंक्शन सेम एंगल रखेंगे, और उसके साथ बस लगा दिया हमने रूट एक्स। और अब रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो उसका ध्यान से समझो, रूट एक्स का मतलब है, रूट एक्स का डेरिवेटिव का मतलब है x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1/2 सामने आ जाएगा, और x की पावर एक डिक्रीज हो जाएगी, मतलब 1/2 माइनस 1। इससे हमारे पास आ गया हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ हाफ रूट एक्स। इसमें किसी को डाउट है? नो। ठीक, तो हमने पहले मेन चीज का डेरिवेटिव क्या कि tan का होता है सीकेंड स्क्वायर, पर क्योंकि यहाँ पे एंगल बदला हुआ था तो जो भी चेंज्ड एंगल है उसका डेरिवेटिव लिया और साथ में उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको? यस मैम। कुलभूषण आप, यस मैम। ओके, कुलभूषण आपको क्लियर हो रहा है क्योंकि आप एब्सेंट थे? यस मैम। बस हमें ये देखना है बाहर कौन सा फंक्शन था और अंदर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते जा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दूं, ये ट्राई करो। लॉग की पावर है, लॉग की पावर में नहीं है, लॉग के साथ है, मतलब ये पावर नहीं है, साथ में से लॉग एक्स लिखते हैं।
तो यहाँ पे मैं साइड में फॉर्मूला बता देती हूँ। ln x का होता है 1/x डेरिवेटिव, cos का होता है माइनस साइन, और x की पावर n का होगा nx n-1, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x। ये सारा साथ में उसके ब्रैकेट में ही है, पावर नहीं है कुछ भी। जैसे ही होता जाए आप हैंड रेज कर देना। आप लोग को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हुई थी क्या आज? नो मैम, नो मैम। ओके, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉग था, तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x। जो भी लॉग के साथ लगा है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओ। मतलब तो यहाँ पे लॉग के साथ ये सारी चीजें लगी हैं, तो सबसे पहले उन सबको डिनोमिनेटर में ले गए। तो हमारा सबसे बाहर वाला फंक्शन हमने खत्म कर दिया, लॉग का हो गया। अब लॉग के अंदर लगा हुआ है हमारे पास कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इनटू माइनस साइन, और फिर से एंगल चेंज नहीं करना है, तो x की पावर 4 प्लस e की पावर x। अब ये तो साइन कॉस का डेरिवेटिव आ गया। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा एंगल है, तो इस पूरे का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, साथ में मल्टीप्लाई। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर 4 से आया, 4 बाहर, और एक पावर हमने डिक्रीज कर दी, 4x3। और सेकंड वाली टर्म का डेरिवेटिव e की पावर x हो गया, और ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड है। अब आप इन दोनों टर्म से साइन अपॉन कॉस है, आप इसे टैन भी लिख सकते हो, क्योंकि एंगल सेम है। टैन x की पावर 4 प्लस e की पावर x, और ये पूरा मल्टीप्लाई में है, 4x3 प्लस e की पावर x। आंसर मैच करा सबका? यस ये Yes, ma'am. साइन अपॉन कॉस टैन नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, बट बेसिक फर्स्ट स्टेप आ गया सबका। यस मैम। ओके, अच्छा अब वापस से वेक्टर पे आते हैं। फाइंड अ वेक्टर in the direction, find a unit vector in direction of, यहाँ पे a वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। करेक्ट, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आए वो इसी वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आए, तो हम बेसिकली इसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे ताकि इसकी डायरेक्शन आ जाए। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो बस उसी का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो फटाफट पहले ये बताओ, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √26। √26। सारी टर्म्स को स्क्वायर करना है, ऐड करते जाना है। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो पहले ऐड किया 9 प्लस 1 प्लस 16, यहां से आ गया हमारे पास √26। ये समझ आया सबको? यस मैम। आप लोगों ने तो कर लिया, बाकी लोगों से पूछ रही हूँ, क्लियर है ये सबको? मैग्नीट्यूड निकाला?
बस सारी टर्म्स ली हैं, x के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया अलग से, y के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया, z वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया और उनको ऐड कर दिया। अब अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका मतलब है a वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड। तो बस ये करना है। तो हमारे पास आएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप अपॉन √26। अब आप इस √26 को अलग अलग टर्म में भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3i कैप अपॉन √26 प्लस j कैप अपॉन √26 प्लस 4k कैप अपॉन √26। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपने आंसर नहीं किया था, वेक्टर्स का असाइनमेंट ट्राई करा है? अगर नहीं किया है तो आप अच्छा, हमारी कल भी क्लास है ना, तो प्लीज वेक्टर्स का असाइनमेंट, कल कोई एग्जाम है आप लोग का? No, ma'am. ठीक है, अगर कोई एग्जाम नहीं है तो प्लीज क्लास तक वो असाइनमेंट ट्राई करके लाना ताकि उसके क्वेश्चंस ले सकूं मैं। ठीक है, क्लास में हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं आपको कॉल पे समझा दूंगी यहाँ पे। अदरवाइज जो मैथ्स टूल्स वाला असाइनमेंट है मैं वो भी शेयर करूंगी, और भी काफी क्वेश्चंस थे उसमें बीच में प्रैक्टिस किया, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज वो तो कम से कम ट्राई करके लाना। जैसे अगर मैं वहां से ही कोई क्वेश्चन लेती हूँ, हाँ क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमारे पास है, अगर find the vector AB and its magnitude if the initial point A has coordinates 1, 2, -1 and final point 3, 2, 2। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं A और B। हमें पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये आपके असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बताओ ए बी वेक्टर कैसे ट्राई करोगे, आप फाइंड करोगे? ए, बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो डिस्टेंस आएगा। याद करो जब वेक्टर्स करवाया था मैंने 2 पॉइंट लिए थे, P लिया था, Q लिया था, और इनके बीच में जो वेक्टर बन रहा था वो कैसे निकाल रहे थे हम लोग? ट्रायंगुलर ट्राइंगुलर लॉ से निकाल रहे थे, करेक्ट। हम लोग लेते थे पहले इसका R1 लेते थे, इसका R2, और ये S आता था हमारे पास, और ये S इक्वल होता था R1 माइनस R2 के, या फिर R2 माइनस R1 आप बोल सकते हो। डिपेंड कर रहा है कौन सा वेक्टर पहले आ रहा है। जैसे यहाँ पे ए बी वेक्टर आ रहा है तो मतलब रेडियस या पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, ऐसे करते थे। और पोजीशन ऑफ ए को कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, अगर उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं? 1 1 - अच्छा, आप शिवम आंसर बोल रहे हो, मैं पूछ रही हूँ ए के कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, ए का पोजीशन वेक्टर? देखो ए में ये एक्स पी वाला कंपोनेंट है, 2y वाला कंपोनेंट है, -1 z वाला कंपोनेंट है। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो उसका अगर पोजीशन बताना है तो 1 को लगा दोगे i कैप के साथ, 2 को लगा दिया j कैप के साथ, -1 को लगा दिया k कैप के साथ। ऐसे ही पोजीशन अगर b की बतानी है तो क्या बोलोगे? 3i And 3 cap, 2 j cap, प्लस 2 कैप। ठीक है, अब उसने बोला है आर ए माइनस आर बी बताना है, ए बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? -2 -2i प्लस 0 j कैप 0 j कैप, करेक्ट, -3 k कैप -3
बन -3 के कैप। तो ये आपने ए बी वेक्टर निकाल दिया और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √13 √13। 13 √13 करेक्ट। पहले इस 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर किया 9 और √13। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? पहले आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड दोनों पॉइंट की, तो आप ये पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। वो ना भी निकालो तो जब भी आपको वेक्टर में बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि दो पॉइंट के बीच में जो जगह है उसके लिए वेक्टर बताना है, तो आप दूसरे में से बस सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे को। मतलब 3 में से 1 को, 2 में से 2 को, पर ऑर्डर सेम रखना। अगर आप ए में से बी को कर रहे हो तो सारे ए वाले पहले रखना, ऐसे बी में से ए को कर रहे हो तो सारे बी वाले पहले रखना। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट करके बस आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, मतलब हमें रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पे कौन सी दो वेक्टर्स का? आई कैप प्लस 4j कैप -2 के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस -5j कैप प्लस के कैप। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे पास ये दो वेक्टर दे रखे हैं और इनसे जो रिजल्टेंट बनेगा उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर बनाना है। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है? ट्राइंगल लॉ में जब हम लेते हैं दो वेक्टर, एक होता है यहाँ पे ए, दूसरा यहाँ पे बी होता है, ऐसे ही होता है ये। और यहाँ पे आपके पास एक रिजल्टेंट बनता है सी वेक्टर, और ये सी किसके इक्वल होता है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आप इस सी को ही रिजल्टेंट बोलते हो ना? यस मैम तो अब यहाँ पे बताओ, अगर दो वेक्टर है और मेरे को रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या कर दूं? बस ऐड उनको, करेक्ट। अगर मेरे को एंगल दे रखा है तो मैं पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकती हूँ, पर यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है तो सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका आंसर बताओ। 4i कैप -j कैप -k कैप। करेक्ट। पहले आई में आई वाली टर्म ही ऐड होगी, आई के साथ यहाँ लगा हुआ है 1, बी में लगा हुआ है 3, तो 4i कैप। जे वाली टर्म में 4 -5 माइनस जे कैप, और के वाली टर्म से आ जाएगा -k कैप। अब उसने बोला है एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस रिजल्टेंट के पैरेलल हो। मतलब किसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है? वो कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस रिजल्टेंट। पैरेलल का मतलब है किसकी डायरेक्शन जैसी हो उसकी? सोचो, जो भी लग रहा है आपको आंसर बोलो। वेक्टर A प्लस वेक्टर B। हाँ, उसने, अगर मैं दो वेक्टर कह रही हूँ वो पैरेलल है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है या अलग होती है? से सेम होती है। यहाँ पे उसने बोला ये जो भी रिजल्टेंट आया आपका उसके पैरेलल मेरे को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका मतलब तो यही है कि आपको इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये बात समझ आई? यस मैम ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर फिर से फाइंड करेंगे तो हमें आर का मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। अब आंसर कौन देगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सौरभ अभी रुक जाओ, हैंड रेज कर लो सब लोग। और कोई हैंड रेज नहीं करेगा? ठीक है, आर्यन वर्मा आप बोलो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √18 क्या बोल रहे √18 हैं? करेक्ट, √18 हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास 4 आया तो 4 का स्क्वायर किया, फिर जे के साथ लगा हुआ है -1 तो -1 का स्क्वायर किया +1,
फिर k के साथ फिर से -1 लगा हुआ है, तो उसका स्क्वायर किया, फिर से 1 आ गया, ऐड करके हमारे पास आया √18। अब यूनिट वेक्टर को मान लो कि उस यूनिट वेक्टर को हम कह रहे हैं a कैप या r कैप भी बोल सकते हो। वो किसके इक्वल आएगा? 4i cap minus j cap minus k cap upon √18. 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन √18। तो यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, बस आंसर कंप्लीट। अब अगर मैं आपको पूछती हूँ, एक सेकेंड, ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो वेक्टर हैं, ये बीच में मैंने क्या साइन बनाया है? Perpendicular. परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको ये प्रूव करना है परपेंडिकुलर है। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये वैसे मैंने बनाया। तो कौन से मेथड से आप प्रूव कर सकते हो? Dot product. डॉट प्रोडक्ट से प्रूव करोगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में तो हमारे पास ए बी कॉस थीटा होता है। अब हमें कॉस थीटा तो पता ही है यहाँ पे, हम कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट फिर? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे अगर मेरे पास ये दो वेक्टर हैं? क्या तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट का? Multiply. किनको मतलब i cap minus अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में सेम को मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट वाली चीजों को? same को. सेम वाले को करते हैं, करेक्ट। सेम हाँ, तो आई को आई वाले के साथ करेंगे, जे को जे वाले के साथ करेंगे, के को के वाले के साथ करेंगे। तो जब मैंने 2i इंटू 6i किया तो आंसर क्या आएगा? 12 12. और फिर सेकंड टर्म क्या आ जाएगी? 0. 0। और थर्ड टर्म -12. -12। तो इससे आपका आंसर आ गया 0। तो अब इसका मतलब आप लिखोगे कैसे इसे, कि अगर आपके पास ये आंसर आया 0, तो ए पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और आप खुद ही देख सकते हो कि ऊपर से ना तो ए का मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है, ना ही बी का मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है। तो इसका मतलब कॉस थीटा 0 है और थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर स्कूल में भी आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पूरा थ्योरेटिकली। समझ आया सबको? यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, तो असाइनमेंट ज्यादा टफ नहीं है। कल प्लीज क्वेश्चंस ट्राई करके लाना ताकि वो वाला असाइनमेंट डिस्कस कर सके, और जो मैथमेटिकल टूल्स वाला असाइनमेंट है मैं वो भी शेयर कर दूंगी। ओके, यस मैम और अदरवाइज आपको कोई भी डाउट है इन दोनों चैप्टर्स में, वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि मैम ये वाला टॉपिक करा देना। अगर आप क्लास में कंफर्टेबल नहीं हो, कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पूछना है क्लास में, तो कोई बात नहीं, मेरे को पर्सनली मैसेज डाल देना, मैं आपको क्लास में वैसे क्लियर कर दूंगी सबको। ठीक है, यस मैम आप सबके पास है ना मेरा नंबर? Yes, ma'am. यस मैम गुड नाइट देन एवरीवन। अभी मैं और क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ। अगर आपको लीव करना है तो आप लीव कर सकते हो, किसी को डाउट है तो पूछ लो।